कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको टाइप करना है फिजिक्स क्लास 12, ठीक है। और दोनों लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको, इंग्लिश और हिंदी में। तो यहाँ पे जो दो लिखे हैं, मैं ध्यान से आप लोग सुनने का कष्ट करें, है ना। देखिए 2 लिखा हुआ है मतलब लेक्चर 2 है, ठीक है ना। इसी तरह लेक्चर 3, लेक्चर 4 हम लोग आज अच्छे अच्छे एमसीक्यू के सवालों को देखेंगे, क्या नोट होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, इंजीनियरिंग एग्जाम है, सारे के लिए हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है ना कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग वो भी देखेंगे पूरे डिटेल सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा। हाँ, सवाल भी बहुत प्यारा होता है, आपको सोचने का नजरिया होना चाहिए, ठीक। सवाल भी खूबसूरती होती है, सवाल में भी खूबसूरती झलकती है। तो पहला जो सवाल देखा गया है आपके पास, देखिए दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आप सबों को कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए कह रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, धातु का पैरावैद्युतांक होता है। क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पे, आप इसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं। जितने भी लोग हैं जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ 2026 वालों, अभी से ही लग जाएंगे आप सब, है ना। 25 वालों के लिए तो रामबाण साबित होगा। तो चलिए बताइए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल यानी धातु का पैरावैद्युतांक होता है, क्या होता है? तो इनफिनाइट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने यहाँ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में। कह रहा है द मीडियम कंसिडर्ड हेयर इज ए मेटल एंड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी थ्रू मेटल इज जीरो। ठीक है, क्या है? थ्रू मेटल इज जीरो which is due to the fact that electric field inside the bulk of the metals are totally neglected। ठीक है, टोटली क्या होता है? जीरो। ठीक है, इसी के कारण इन्फिनाइट होता है। ठीक है, 1/0 इस तरह से फॉर्म आएगा, इसलिए इन्फिनाइट आ रहा। Therefore the value of dielectric constant of the metal becomes infinite। ठीक है, आगे अब हिंदी वालों बेचैन ने डिटेल एक्सप्लेनेशन है। करा यहाँ माना जाने वाला माध्यम एक धातु है तथा धातु के माध्यम में से पूर्ण विद्युत परागम्यता शून्य है, जो इस तथ्य के कारण अधिकांश धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है, नकारा है। अतः धातुओं के पैरावैद्युत नियतांक का मान अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनाइट होता है, आप समझ चुके होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है इसको। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल भी बहुत प्यारा सा है, आप लोग इसको बनाने का कष्ट करें। चलिए कह रहा है कि द फील्ड चार्ज डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा। क्या है दिया हुआ? द फील्ड चार्ज डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज, और द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज। क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, 3 दिख रहा है, एक हिडन। चलिए चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज मान लिया जाए। ठीक है, अब हिंदी वालों को पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। अथवा इसी सवाल का दूसरे तरीका से कैसे पूछा जाता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए सिग्मा बाई, अब देखिए उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि एक गोलाकार आवेशित चालक के लिए ये जो होगा, ये बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वही लिखा गया फॉर ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यही होता है, ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल, तीसरा भी मजेदार सवाल है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का शो मान लीजिए आप, ठीक है ना, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को गेन करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं। कह रहा है व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। कह रहा है कि जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब क्या होता है, चलिए बताना है आपको। कंडक्टर इज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, जीरो होगा, रिमेन्स अनचेंज होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इज जीरो। अब हिंदी वालों देख लेते हैं, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर पूछ रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, शून्य होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर तो बनता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, ठीक है, तो चालक के अंदर शुद्ध विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में समझा देता हूँ। कह रहा है इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। वही बात है, किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मिला जुला 10 सवाल आज हम करेंगे, ठीक है ना। अगला चौथा सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, आपको बताना है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल का कितना होता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग्स, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैविटी, इज ऑलवेज जीरो, इनफिनाइट, ठीक है ना। तो इज ऑलवेज जीरो, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी में इसका फिर डिटेल सॉल्यूशन, ठीक। फंडा यही रहेगा। धातु के छेद में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, जीरो। अब देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए कह रहा है किसी चालक के छेद के अंदर शून्य क्षेत्र मौजूद होता है, क्योंकि कंडक्टर के आकार के बावजूद चार्ज कंडक्टर की बाहरी सतह पर रहता है, इसी की छेद के अंदर क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। इंग्लिश में समझ लीजिए। कह रहा है जीरो फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर। हाँ, कह रहा है जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है कैविटी के कंडक्टर के अंदर, ठीक है। As the charge reside on the outer surface of a conductor irrespective of the shape size of conductor and the field inside the cavity is always zero, is always zero, ठीक है। चलिए पांचवा सवाल, जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स क्लास 12 टाइप करना है, मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल भी खूबसूरत है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होता है बताइए। पांचवा सवाल कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, तो F इक्वल टू जो होता है ना QE होता है, क्या होता है जी, QE, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में समझाता हूँ। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पॉइंट पार्टिकल विथ चार्ज Q इज सिंपली डिफाइंड एज,
F इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी F इक्वल टू क्यू ई हो गया, ठीक है। क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q और E भी वेक्टर है, क्यू ई हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। आवेश Q वाले एक बिंदु के कण पर कार्य करने वाले विद्युत बल F को केवल F इक्वल टू क्यू ई के रूप में परिभाषित किया गया। विद्युत क्षेत्र E के साथ, दूसरे शब्दों में जहां भी विद्युत क्षेत्र होता है वहां आवेशित कण का पर कार्य करने वाला एक बल क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोरोना मैया आ गया, ठीक है। ये कोरोना वो नहीं है, ठीक है, कोरोना वायरस नहीं, डरना नहीं है इससे। इससे हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कि कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है, कहाँ पे होता है? यह एक क्या है, इवेंट है, घटना है, एक प्रोसेस है, फेनोमेना है, जो नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर होता है। नियर द शार्प पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर होता है। हिंदी में बता देता हूँ, कोरोना डिस्चार्ज होता है, फिर एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में समझने का। कोरोना डिस्चार्ज होता है, कहाँ पे होता है जी? एक कंडक्टर के तेज बिंदुओं के पास होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सुनिएगा कहानी थोड़ा सा इसका जो सुनिएगा, इसका डिटेल जो है कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल मैं बता देता हूँ, सुन लीजिएगा क्या है। कोरोना डिस्चार्ज जो है ना, यह एक घटना है, और ये घटना तब होती है जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें जो होती है आसपास के एयर से, आसपास के हवा को आयोनाइज्ड कर देती है, आयनित कर जाती है, ठीक है, उस पर चार्ज आ जाता है, जिससे एक नीली चमक वाली, ब्लू ग्लो वाली और फुसफुसाहट जैसी आवाज निकलती है, ठीक है ना, और फुसफुसाहट जैसी आवाज पैदा होती है। कहाँ पे? नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कोरोना का मतलब समझ गया, बाकी डिटेल वहां देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल भी बहुत प्यारा है। कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। फार्मूला है, कुछ नहीं है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, ठीक है, V पोटेंशियल है। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है। आई होप पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। चलो देखते हैं 7वां सवाल का डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए, किसी चालक की धारिता C इक्वल टू क्यू बाई भी द्वारा दी जाती है। धारिता का मात्रक फैराड है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, ठीक है। 1/2 लिख देते हैं, U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाई C इक्वल टू Q अपॉन V। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, समझिएगा पूछा जाता है बहुत बार, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर हाफ क्यू स्क्वायर भी, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये भी बहुत बार एनर्जी स्टोर U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं हम लोग। ये भी खूबसूरत सा सवाल है जो आपको बहुत पसंद आएगा। 8वां सवाल है, करा एन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, ठीक है। एन कैपेसिटर है, मान लीजिए 10 कैपेसिटर है, 10 का कैपेसिटेंस क्या है? इक्वल है। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, पहले पैरेलल में कनेक्ट किया गया, बाद में सीरीज में। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बोथ द स्टेट्स इज, करा है, हिंदी में बता देता हूँ, सुनिए कि समान धारिता के एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, फिर श्रेणी क्रम में। तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का रेशियो पूछा जा रहा है।
तो देखिए रेशियो क्या होगा, एन स्क्वायर होता है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। करा जब एन कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता सी एन सी हो गया, ठीक है, ध्यान देना है, एन सी हो गया। और जब एन कैपेसिटर को श्रृंखला में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं, तो सी एन हो जाता है। क्या होता है, सी एन होती है। सी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो एन सी, यानी सी बाई एन हो गया, सी बाई एन हो गया। दो कंडीशन है, देखिए, एक एन सी एगो सी बाई एन। वही लिखा गया इंग्लिश में, व्हेन एन कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्वल टू एन सी हो गया। एन सी मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आगे समझिए। एंड व्हेन एन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी बाई एन है, सी बाई एन है, ठीक है ना। आगे समझते हैं, सी पैरेलल बाय सी सीरीज, इसको कर लेना है हम लोग को। देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान देना है आप लोग। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि मजा आवे, ठीक है, ब्लैक कर लेता हूँ। चलिए, लिखा गया रेशियो हमको पैरेलल वाला क्या है, एन सी है, ठीक है ना, रेशियो निकाल रहे हैं। और यहाँ सी बाई एन है, देखिए, तो यहाँ देखिए 3 तल्ला को 2 तल्ला बना रहा हूँ, एन सी हो गया इनटू ये एन ऊपर चल जाएगा, एन बटा सी बड़ा वाला बटा, अब सी से सी मर गया, एन इंटू एन क्या हो गया जी, एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर रेशियो में रहता है एन स्क्वायर रेशियो 1 हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं दिया गया ऑप्शन, तो यही हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर रेशियो 1 हो जाता, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों का, तो आई होप समझ में आई होगी। चलिए, एक पेशकश है, परवाह न कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र गालिब। किसी शायर की गजल है, ध्यान से सुनिएगा, कि परवाह न कर तमाशे होते रहेंगे ताउम्र गालिब, माने जीवन भर क्या होते रहेंगे, तमाशे होते रहेंगे, कभी ए बहाने कभी ओ बहाने, है ना। इसके कारण आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो सुनिए, तो बस यह ख्याल रख कि किरदार बेदाग रहे, है ना। आपको क्या करना है, उन सब उलझनों में नहीं उलझना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूं। आई होप आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या करना है, आप सबों को पठन पाठन में व्यस्त रहना है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।